जय हिंद मित्रों। मैं रजत आपका स्टडी आई सीएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके ज्योग्राफी के लेक्चर ले रहा हूँ। पहला लेक्चर मैं ले चुका हूँ, उसमें मैंने आपको पूरा भारत घुमाया था, आपको एक एक चीज़ से परिचित करवाया था जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। आपको एक एक राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा राज्य है, किस राज्य की सीमा कहाँ से मिलती है, और सारी जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो वो मैंने आपको उस लेक्चर में प्रोवाइड करी हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखिए। तो आज हम दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में कि हिमालय क्या है। भैया ये अपने आप उत्पन्न हुआ या फिर पहले से ही था, ये सारी चीज़ें। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम वनडे एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो कई चीज़ें तो ऐसी बन जाती हैं कि चोटियाँ पूछ ली जाती हैं, विस्तार पूछ लिया जाता है, दर्रे पूछ लिए जाते हैं, नदियाँ पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और अगर हम एमपीपीएससी के हिसाब से देखें तो एक तो ये पहला तो यही है कि हिमालय का वर्णन कीजिए, हिमालय भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताइए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमपीपीएससी के, और एक एक हिमालय करके पूछ लेते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में बताइए, या फिर आपको कुमायूं और पंजाब हिमालय पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, और वनडे एग्जाम जो सारे होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको दोनों का लेवल दूंगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एकदम से डीप में जाके पढ़ें, लेकिन हिमालय एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा सा डीप में इसमें जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पेन कॉपी लेकर ही बैठना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं और मेरे साथ चलते रहना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मेरा थोड़ा सा परिचय। भारत में आपको मैं पूरा आज क्या घुमाने वाला हूँ, आज मैं आपको पूरा हिमालय दिखाने वाला हूँ कि कहाँ क्या क्या है। देखो एक बार बस नॉर्मल देख लीजिए कि हिमालय यहाँ से यहाँ तक कैसे कुछ फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा हिमालय फैला हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भौगोलिक आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हिमालय, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप। ये सब मैं आपको एक बार अच्छे से फिर से मैप में दिखा देता हूँ। देखो ये हो गया हिमालय, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रेंजेस दिख रही होंगी, काराकोरम दिख रही है, जास्कर दिख रही है, लद्दाख रेंज दिख रही है, शिवालिक रेंज दिख रही है, कैलाश रेंज दिख रही है। तो ये सारी रेंज है। ठीक है, ये सारी श्रेणियाँ हैं हिमालय की। दूसरी हम बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, ये रहा। ठीक है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे जाके। फिर बात करते हैं हम डेक्कन का प्लेटू, दक्कन का पठार। फिर हम देखते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब भारतीय मरुस्थल। फिर देखते हैं ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे कोस्टल मतलब द्वीप। ठीक है, जिसमें अपना लक्षद्वीप आता है, आपका पांडुचेरी आता है, ये सब ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है। अब बात करते हैं सीधे सीधी हिमालय की कि हिमालय क्या है। हिमालय, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ये एक चीज़ दिमाग में आई होगी कि हिमालय पहले से था या इसकी कुछ उत्पत्ति वगैरह हुई है। तो सिंपल से शब्दों में बोलना चाहूँगा, ये पहले से नहीं था। जब पृथ्वी बनी थी तो यह आका गोला थी, ये धीरे धीरे ठंडी हुई और कुछ इसमें क्रियाएं हुई। उन क्रियाओं के फलस्वरूप यहाँ पर क्या वातावरण का निर्माण हुआ, यहाँ पर उच्च बच्ची क्रियाओं के अनुरूप। ठीक है, अब जैसे कि बात करें हिमालय, तो इसका निर्माण किससे हुआ है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हुआ है। यह सिद्धांत क्या होता है तो एक आप नॉर्मल शब्दों में जान लीजिए। डिटेल में हम इसको कब पढ़ेंगे? जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बाय मैप एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हिमालय के बारे में सिर्फ नॉर्मल चीज़ समझ लीजिए कि क्या हुआ था कि इसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में प्लेटें होती हैं। उनमें से दो प्लेटें कौन सी हैं? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों जाके टकराएं, ठीक है, तो टकराने के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर दो चीज़ें टकराती हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो भारी चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है या फिर हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं सिंपल से बात में। तो कभी कभी ये होता है कि इनका मलबा जो होता है या वो नीचे जाने लग जाता है, ऊपर जाने लगता है, तो उससे हमें धरातल पर आकृतियों का निर्माण होते हुए दिखता है। उन्हीं निर्माण में से एक किस चीज़ का निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हिमालय के बारे में, यह एक वलित पर्वत है। ठीक है, मतलब फोल्डों से बना हुआ है, ऐसे ऐसे फोल्ड इसमें देखने को मिलते हैं। और यह किससे? भारत की, जो भारत हमने देखा था अभी, ऐसे भारत की उत्तरी सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक है, अब चलो इसमें देखते हैं
कि हिमालय को दो रेखाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। एक देशांतरी विभाजन होता है और दूसरा पश्चिम से पूर्व तक विभाजन होता है। पश्चिम से पूर्व तक विभाजन ऐसे चलता है और देशांतरी विभाजन ऐसे चलता है। ठीक है, चलो देखते हैं। हिमालय में समांतर पर्वत श्रृंखलाओं की श्रृंखला शामिल है। यह एक चाप बनाता है जो लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी इसमें शामिल है और चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर से पूर्व में 150 किलोमीटर तक यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है और ऊंचाई संबंधी भिन्नता दिशा के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। मतलब हिमालय ऐसे जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में जैसे जाता है तो ऊंचाई कम होती जाती है। यहीं पर हमें सबसे पहले क्या K2 देखने को मिलती है, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर यहीं पर पश्चिमी भाग में ही हमें क्या मिलती है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट। बहुत लोग माउंट एवरेस्ट फतेह करने जाते हैं, उस पर चढ़ाई करने जाते हैं, माउंट क्लाइंबिंग करने जाते हैं। तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इस पर हमने क्लाइंब कर लिया तो विश्व में हमारा नाम हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, अनुदैर्ध्य सीमा के आधार पर हिमालय को 3 समांतर चोटियों में बांटा गया है। ये 3 बोल रहे हैं लेकिन मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी 4 चोटियाँ? सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो देखो अब बात आती है कि अब हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ट्रांस हिमालय में क्या क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है। तो देखो, तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार से बृहद हिमालय के मध्य अवस्थित भाग जो बृहद हिमालय है, मतलब देखो यहाँ पर ट्रांस हो गया, यहाँ पर बृहद हो गया, यहाँ पर तिब्बत का पठार हो गया। तो तिब्बत का पठार के बीच में, बृहद हिमालय के बीच में अवस्थित भाग को क्या बोल देते हैं हम, ट्रांस हिमालय बोल देते हैं। और इसका विस्तार कहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में एक पामीर का पठार है। ठीक है, पामीर की घाट है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पामीर की घाट से लेकर इसका विस्तार कहाँ तक है, चीन में जो तिब्बत का पठार है वहाँ तक इसका क्या है, विस्तार है। यह हमें चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ, मतलब पर्वत श्रेणी का नाम दे देंगे और कौन से हिमालय में पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जाश्कर, कैलाश रेंज और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट राकापोसी, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट अभी लघु हिमालय में मिलेगी, राकापोसी यहाँ पर पाई जाती है। चोटियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर, केशम ब्रह्म है, मेसर ब्रह्म है। ठीक है, और कौन सी है, K2 है। चोटियाँ कौन कौन सी हैं, केशर ब्रह्म, मेसर ब्रह्म और K2। कौन से हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है। और अगर हम हिमनद की बात करें तो कौन कौन से हिमनद हैं यहाँ पर। हिमनद मतलब क्या होता है, मतलब जो आपके बर्फ़ से बने हुए पर्वत होते हैं जो पिघलते हैं, हिमनदी पिघलते हैं और गंगा नदी उन्हीं से निकलती है। सिंपल से शब्दों में बताऊं तो हिमनद कौन कौन से यहाँ पर ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कौन कौन से हिमनद हैं। आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर हिस्पर, बायोस्फोरो, बाल्टोरो और सियाचिन। सियाचिन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण है, बाल्टोरो भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दर्रे कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो दर्रे यहाँ पर पाए जाएंगे चनकला, चांगला, चार दिन ला और काराकोरम दर्रा, ये दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम कौन से हिमालय की, अब बात करते हैं लघु हिमालय की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी डेप्थ में आगे आपको मिलेगा, मैं बस ऊपर आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय सबसे पहले किस किस के बीच में स्थित है, तो हम अभी हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय और किसके बीच में, लघु हिमालय के बीच में ग्रेट हिमालय स्थित है। अभी हम बात करेंगे महान हिमालय की, तो महान हिमालय किस किस के बीच में है, बृहद हिमालय या इसको ही बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री इसको बोलते हैं, ये किस किस के बीच में है, ये ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। तो इसका कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें क्या क्या है, इसका विस्तार पाकिस्तान में नंगा पर्वत है, वहाँ से लेके कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पाया जाता है तक लगभग ये फैला हुआ है क्या, महान हिमालय। अब बात करते हैं चोटियाँ इसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो नंगा पर्वत इसमें पाई जाती है। ठीक है, महान हिमालय की बात चल रही है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले हिमालय की, जो कौन सा है, लघु हिमालय। लघु हिमालय में हम देखें तो किस किस के बीच में पाया जाएगा, लघु हिमालय ग्रेट हिमालय
और आपके शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाएगा। इसमें कौन कौन से दर्रे पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दर्रे हम देखते हैं एक बार अच्छे से लघु हिमालय में। सबसे पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में नेपाल के पठार, नेपाल में मध्य भारत रेंज है, वहाँ तक इसका क्या है विस्तार है। कहाँ तक, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से, JNK के पीर पंजाल से, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से कहाँ तक है, नेपाल के एक महाभारत श्रेणी है, वहाँ तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। इसमें हम एक बार फटाफट जल्दी चोटियाँ लिख लेते हैं, कौन कौन सी चोटियाँ इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें घाटियाँ पाई जाती हैं कौन कौन सी, देहरादून घाटी, हमने दून घाटी और द्वार घाटी इसी में पाई जाती हैं। किसमें, लघु हिमालय में। दून में मतलब क्या आ जाएगा, दून में आ जाएगा तुम्हारा देहरादून, ठीक है। और द्वार में आ जाएगा आपका हरिद्वार, ठीक है। ये घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, लघु हिमालय में पाई जाती हैं। और इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय पाकिस्तान में पोरवार बेसिन है, वहाँ से ये दिहांग गार्ज तक इसका क्या है विस्तार है, ठीक है। इतना आप लोगों को देखने को मिला। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। महान हिमालय की बात करें कि परत की प्रकृति असीमित है। इस हिमालय के मुख्य भाग में ग्रेनाइट पाए जाते हैं। इन श्रेणियों का सामान्य अभिविन्यास उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा तक, पूर्व पश्चिम दिशा में दार्जिलिंग और सिक्किम तक, और अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार है। हिमाचल या लघु हिमालय, मुख्य रूप से लघु हिमालय को ही क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालय बोलते हैं। अत्यधिक संकुचित तो पर्वतीय चट्टानों से बना है। इसमें ही सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको कौन सी श्रेणी देखने को मिलती है, पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलती है। इसी श्रेणी में कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी हमें देखने को मिलती है। किसमें, लघु हिमालय में ही। हिमालय की बाह्य श्रृंखलाओं को शिवालिक कहा जाता है। यह दूर उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय पर्वत श्रेणी से नदियों द्वारा लाए गए असमेकित अवसादों से निर्मित हुआ है, ठीक है। शिवालिक हिमालय जो है वो नवीन हिमालय है और उसका निर्माण अभी भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नदियाँ आती जाती हैं और अवशेष लेके आ जाती हैं। शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा है, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच अनुदैर्ध्य घाटी दून के नाम से जानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। कौन कौन सी घाटियाँ, देहरादून हो गई, पाटली दून हो गई। हिमाचल का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कंचनजंगा भारत में 8598 मीटर है। मकालू और नेपाल ये कहीं है, ये कहाँ है, इसी हिमालय लघु हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं। सुविधा के आधार पर हिमालय की जो श्रेणी है और अन्य भू आकृतिक विशेषताओं को निम्नलिखित में उपविभाजित किया जाता है। मतलब सुविधाओं के आधार पर इसको निम्न भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, उत्तर पश्चिम हिमालय को क्या बोल देते हैं, कश्मीर हिमालय बोल देते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश हिमालय और पूर्वी पहाड़ी और पर्वत हिमालय, ठीक है। ये कुल मिला के हमने किस हिसाब से डिवाइड कर दिया, हमने राज्यों के हिसाब से हिमालय को डिवाइड कर दिया। अब हम एक एक चीज़ें जाके पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखो ये सारी हमें रेंज यहाँ पर देखने मिलती है। नाम चौपर पर यहाँ पर हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, नाम चौपर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। कंचनजंगा यहाँ पर देखने को मिलती है हमें सिक्किम के आसपास। अब हम बात करते हैं यहाँ पर काराकोरम K2 देखने को मिल रही है ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नंदा देवी यहाँ देखने को मिल रही है हमें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के आसपास। यही सारी चीज़ें हमें अब देखनी है आगे जाकर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम या कश्मीर हिमालय। तो यहाँ पर हम यही चीज़ें देखेंगे। देखो जो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो हम चीज़ इसमें देखने वाले हैं सिंपल से शब्दों में, कि महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। वो मैंने कुछ और डिवीज़न के आधार पर बताई थी। मैंने किस डिवीज़न के आधार पर बताई थी आपको, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, और हिमाचल या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये चार जो हमने हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर उसको बांटा था, तो हमने इनके आधार पर हमने ये सब चीज़ें आपको बताई थी। अब मैं कब बता रहा हूँ आपको, राज्य वाइज बता रहा हूँ। राज्य वाइज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण दोनों है लेकिन आपको दोनों ही हिसाब से याद रखनी है। तो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी की बात करें तो उत्तर पश्चिमी या कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर या इसको जास्कर बोलते हैं, और पीर पंजाल है। महत्वपूर्ण ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन, बाल्टोरो और रेमो आदि हैं। महत्वपूर्ण दर्रे की बात करें तो जोजिला, बारालाचा, बनिहाल, रोहतांग आदि दर्रा इसमें महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चोटियाँ की बात करें, चोटियाँ कौन कौन सी हैं, नंगा पर्वत और K2 है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, ठीक है। कश्मीर घाटी कौन कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच में स्थित है।
शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल मतलब सिंपल से शब्दों में आपका रेगिस्तान ही है, ठीक है। बस शीत है मतलब वहाँ पर बर्फ़ का रेगिस्तान है, सिंपल सी शब्दों में। तो शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? महान हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है क्या? शीत मरुस्थल। महत्वपूर्ण झील की बात करें तो झील कौन कौन सी यहाँ पर उपस्थित है? दल और वूलर झील, मीठे पानी की झील है वूलर, पूछा गया है ये। जबकि पेगांग, त्योशो और त्योशो मोरी मोरीरी खारे पानी की झील है, ठीक है। इस क्षेत्र में दक्षिण के भाग में इसमें अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी? जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून आदि। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसमें क्या है? महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ देखते हैं। तो महान हिमालय इसी में है, धौलाधर, शिवालिक, नाग तिब्बा आदि यहाँ पर उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो हिमाचल उत्तराखंड से बहुत नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं छोटी छोटी, और दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ देखने को मिलती हैं, वो कौन सी हैं? सिंधु और गंगा। महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल की बात करें तो क्या क्या है यहाँ पर? धर्मशाला है, मसूरी है, शिमला है, काउशानी है। महत्वपूर्ण दर्रे की बात करें कौन कौन से? तो सिपकिला, लिपुलेख, माना दर्रा यहाँ पर पाया जाएगा। महत्वपूर्ण ग्लेशियर की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी आदि यहाँ पर पाए जाएंगे। महत्वपूर्ण चोटियों की बात करें तो नंदा देवी, धौलाधर आदि चोटियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी, ठीक है। और महत्वपूर्ण दून, ठीक है, तो देहरादून सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून यहीं पर पाया जाएगा। हरिके दून, कोटा दून, नालागढ़। इसी हिमालय पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? यह क्षेत्र 5 प्रयाग नदी संगम के लिए भी जाना जाता है और फूलों की घाटी भी इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? हिमाचल और उत्तराखंड की क्षेत्र में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात करें तो यह पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह तेज बहने वाली नदियों और ऊंची पर्वत चोटियों का क्षेत्र इसको कहा जाता है। महत्वपूर्ण चोटी कौन सी इसमें स्थित है? महत्वपूर्ण चोटी कंचनजंगा इसमें स्थित है। इस क्षेत्र में द्वार संरचनाएं शिवालिक की जगह लेती हैं जो चाय के बागानों को विकसित करती हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण ग्लेशियर की बात करें तो जेमू ग्लेशियर यहाँ पर पाया जाता है। महत्वपूर्ण चोटी की बात करें तो कौन सी? नाथुला और जलापला यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अरुणाचल हिमालय की बात करें तो यह पूर्व में भूटान और दिफू दर्रे के बीच स्थित है। महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन सी हैं? नामचा बरबाग, कांगटू हो गई। महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? सुबनगिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित। महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो कौन सी है? मिश्मी, अबोर, दफला, मिहिर। महत्वपूर्ण दर्रे की बात करें तो दिफू दर्रा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी पहाड़ी और पर्वत, पूर्वी पहाड़ी और पर्वत के हिसाब से देखें तो ये हिमालय पर्वत का भाग है जो उत्तर से दक्षिण दिशा तक सामान्य संरेखण में है। देश की पूर्वी सीमा में हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों से निर्मित है। महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ यहाँ पर देखें तो कौन कौन सी है? पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी आदि, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने बहुत सारे दर्रे पढ़ रखे हैं और बहुत सारी पहाड़ियाँ पढ़ रखी हैं, ठीक है, और बहुत सारी सीढ़ियाँ पढ़ रखी हैं। तो अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं उत्तर भारत का मैदान पढ़ाऊँगा। उसके बाद एक लेक्चर में सेपरेट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको एक एक क्या पढ़ाऊँगा? एक एक दर्रा बताऊँगा आपको, कौन सा दर्रा कौन से प्रदेश में है, ये सीधा पूछ लिया जाता है। मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया कि हिमालय में कितने कितने भाग हैं, कौन कौन से दर्रे कौन से हिमालय में पाए जाते हैं। अब मैं बताऊँगा आपको, एक लेक्चर बनाऊंगा स्पेशल, उसमें आपको बताऊंगा कि दर्रा कौन से प्रदेश में है और पहाड़ियाँ कौन से प्रदेश में है, ठीक है। वो चीज़ क्लियर हो गई। और हिमालय का एक दो विभाजन हमें और देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय आपको बता देता हूँ नॉर्मल। देखो इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे ऐसे बना लेना, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी और दिहांग नदी, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय, जो सबसे बड़ा हिमालय है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय हमें देखने को मिल जाता है, और काली और तिस्ता के बीच में हमें नेपाल हिमालय देखने को मिल जाता है, और तिस्ता और असम के दिहांग के बीच में हमें कौन सा? असम हिमालय देखने को मिल जाता है। तो कौन कौन से? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। किस किस के बीच में? सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, सतलज काली के बीच में कुमायूं, काली तिस्ता के बीच में नेपाल, तिस्ता दिहांग के बीच में असम हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक और आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो ये हिमालय जो हैं वो अलग होते हैं, एक श्रेणी यहाँ पर बताई गई है। देखो कोई पहाड़ ऐसा ऊपर गया तो वो नीचे भी आएगा, तो यहाँ पर घाटियाँ हैं, इन घाटियों को नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक हिमालय से दूसरे हिमालय को अलग करते हैं, मतलब बृहद हिमालय से हम ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालय को अलग कर देते हैं, बृहद हिमालय से लघु हिमालय को अलग कर देते हैं। तो बीच में अलग करने का केंद्र क्या माना गया है वो मैं बताता हूँ।
तो वो देखते हैं अपन अच्छे से। क्या है देखो, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय के बीच क्या चीज़ इसको अलग करती है, तो इंडियन सांगपो सच्चर जोन या इंडो सांगपो सच्चर जोन किस किस के बीच में अलग करता है, ये कर देता है आपका ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग क्या कर देता है, इंडियन या इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, ITSZ। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय से लघु हिमालय को कौन अलग करता है। ग्रेट हिमालय से लघु हिमालय को करता है मैन क्रस्ट। तो ग्रेट हिमालय से लघु हिमालय को क्या अलग करता है, ग्रेट हिमालय से लघु हिमालय को अलग करता है MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट। और बात करते हैं लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को क्या अलग करता है, तो लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करता है MBF, इसको बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक हिमालय को जो हमारा मैदान आएगा उत्तर के मैदान से किससे अलग करता है, वो करता है HFF का मतलब है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान देखते हैं कि उत्तर भारत का मैदान 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित है। मतलब इन तीनों नदियों ने किसका निर्माण करा है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करा है। यह मैदान जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है। लाखों वर्ष से हिमालय की तलहटी पर स्थित एक विशाल नदी घाटी में जलोढ़ का निक्षेप स्थित है। ठीक है, हिमालय की तलहटी में स्थित बहुत ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी स्थित है। यह जो मैदान है उसी का प्रभुत्व करता है, उसी को बताता है। ठीक है, यह देश का घनी आबादी वाला और कृषि रूप से बहुत ही उत्पादक भौगोलिक भाग है। ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर भारत में कितनी ज़्यादा अच्छी कृषि होती है। सुविधा में विभिन्नता के अनुसार उत्तर मैदान को 4 क्षेत्रों उत्तर से दक्षिण तक बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र है इसमें, भाबर, तराई, भांगर, खादर में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर ढलान के टूटने पर शिवालिक तलहटी के समांतर 8 से 10 किलोमीटर के बीच एक संकीर्ण क्षेत्र है। ठीक है, नदी पर्वत से निकलने के बाद एक संकीर्ण क्षेत्र में कंकड़ जमा करती है। इस क्षेत्र में सभी धाराएं लुप्त हो जाती हैं। तो भाबर की जो ढलान है वो किससे निर्मित है, कंकड़ से निर्मित है। ठीक है, और सभी धाराएं इसमें विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित तराई क्षेत्र में धाराएं और नदी फिर से उभर आती हैं और एक नम, दलदली और कीचड़ वाले क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो वन्य जीवन से परिपूर्ण सघन वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। और भांगर क्षेत्र तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यह पुराने, ये देखो कुल मिला के क्षेत्र कैसे चलते हैं, ये कुल मिला के क्षेत्र ऐसे चलते हैं। देखो, ये सबसे पहले हमने क्षेत्र देख लिया कौन सा, भाबर, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर। ठीक है, ये इनके दक्षिण के क्रम है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम। सबसे पहले क्या है, भाबर, तराई, फिर भांगर और फिर खादर। ठीक है, तो भांगर तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित, भांगर क्षेत्र तराई क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र पुराने जलोढ़ द्वारा निर्मित होता है। यह क्षेत्र की मिट्टी में स्थानीय रूप से कंकड़ के रूप में जाने जाने वाला खटी में जमा हो जाता है। ठीक है, एक जलोढ़क वाले क्षेत्र को खादर के रूप में जाना जाता है। यह लगभग हर साल नवीनीकृत होते हैं और इतने उपजाऊ होते हैं कि सघन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई नदी अगर बह के आ रही है तो वो निचेप लेके आ रही है, बार बार नई नई मिट्टी लेके आ रही है, तो हमेशा इनका निर्माण होता रहेगा और इनमें उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, नदी की बात करें नदी द्वीप समूह। ठीक है, ये वह द्वीप हैं जो नदी के भ्रंश के कारण विशेष रूप से निचले स्तर पर मंद ढलान और नदियों की गति में परिणाम कमी के कारण बनते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ब्रह्मपुत्र में दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है। कौन सा, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सहायक नदियों की बात करें तो निचले जलमार्ग में नदियाँ तलछट के जमाव के कारण कई चैनलों में विभक्त हो जाती हैं। मतलब जमाव है तो एक नदी ऐसी आ रही है तो ये बहुत सारी चैनलों में ऐसे विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, सहायक नदियाँ कहा जाता है। और दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है, वह क्षेत्र जो नदियों के संगम के पीछे स्थित होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, दोआब क्षेत्र। मतलब नदियों का संगम अगर यहाँ हो रहा है, दो नदियों का, ठीक है, एक नदी यहाँ आई एक नदी यहाँ आई, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, दोआब का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, स्टडी IQ CS। आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस लेक्चर की फ्री PDF प्रोवाइड की जाएगी।
और आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपने नोट्स बनाइएगा। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।